Dear students, today we are going to discuss a topic related to acid, bases and salts. In this chapter we will study what is the importance of pH. We have already studied pH in previous video. हमने देखा था कि pH एक स्केल है जो मेजर करता है कि किसी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन मौजूद है। बिकॉज H प्लस आयन इज द मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा H प्लस आयन होगा और pH की वैल्यू कम होगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ डज pH अफेक्ट्स आवर डे टू डे लाइफ। हमारे डेली लाइफ में pH का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है और ये कौन कौन सा रोल अपना अदा करता है, प्ले करता है। सो वी विल सी टुडे रोल ऑफ pH in our day-to-day life, in our day-to-day life. The first important role is that कि हमारा जो लिविंग बॉडी है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड वी हैव लिविंग प्लांट्स ऑल्सो सराउंडिंग अस। ये जो लिविंग बॉडी है, चाहे वो प्लांट्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, ये 7.0 to 7.8 ऑल लिविंग बॉडीज work in pH range of 7.0 to 7.8। हमारा शरीर में जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो कोई भी लिक्विड हो, या प्लांट्स में कोई भी लिक्विड है, सॉल्यूशंस है, उसकी पीएच वैल्यू आप चेक करोगे तो वो इसी रेंज में आएगी। अगर इस रेंज से बाहर जाता है किसी भी मटेरियल का पीएच हमारे शरीर में या कोई भी लिविंग बॉडीज में, तो उसका इल इफेक्ट होगा, उसका उस लिविंग बॉडी पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारा जो लिविंग बॉडी है वो 7.0 टू 7.8 pH के रेंज में ही अपना काम करता है। दूसरी आप इम्पॉर्टेंट बात देखोगे कि जो हमारा एसिड रेन है, हम लोग एसिड रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। एसिड रेन क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पॉल्यूशन के कारण कुछ गैसेज है, जैसे NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ना। ये दो गैसेज हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे वो व्हीकल से हो, वो निकलते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में ये जो गैस है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, SO2 NO2 और CO2, ये सारी गैसेज जो है ये वाटर डिजॉल्वेबल है, वाटर में घुल जाती है। और मैंने पहले ही बताया था कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल। इसकी ऑक्साइड जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाएगी और ये पानी में घुलेगा तो चूंकि ये एसिडिक नेचर का होता है तो एसिड बनाएगा। जब CO2 पानी में घुलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा H2CO3। NO2 जब पानी में घुलेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा HNO3। और जब SO2 पानी में घुलेगा तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। तो और ये जब बारिश होगी तो बारिश के पानी में इस तरह से एसिड बन करके वो हमारे मिट्टी पे, हमारे शरीर पे, प्लांट्स पे
नदी में, पॉन्ड्स में ये गिरेगा, जिससे क्या होगा कि जो सॉइल है, मिट्टी है या पानी है, एक्वेटिक जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं या पानी में रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है, जीव जंतु है, मछली है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, उन पे बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि लिविंग बॉडीज़ का जो लाइफ है वो इसी रेंज में एग्जिस्ट करेगा, हेल्दी होगा। तो नेचुरली है कि एसिड रेन्स के कारण हमारा जो मिट्टी का हो या पानी का हो, हमारा जो पीएच है वो 5.6 तक पहुंच जाता है। एसिड रेन कॉजेज pH value to be 5.6, almost 5.6, एग्जैक्ट नहीं, almost 5.6. This causes harm to soil, मिट्टी को भी डैमेज करता है, हार्म पहुंचाता है, एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो एसिड रेन होती है, चूँकि रेन वाटर के साथ एसिड के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये गिरता है, तो हमारे मिट्टी पे गिरता है, मिट्टी को भी एसिडिक बना देगा। नदी में गिरेगा, पॉन्ड में गिरेगा तो पानी को एसिडिक बना देगा, जिससे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि पीएच वैल्यू 5.6 तक आ जाती है, जो इस रेंज से काफ़ी कम है। उसके बाद एक हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी जैसा हमने बताया कि मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। मिट्टी जो है soil has also pH वैल्यू, soil की भी pH वैल्यू होती है। इसकी हम soil की लेबोरेटरी में टेस्ट होती है। हर विलेज में लेबोरेटरी सेंटर होते हैं, जहाँ पे आप अपने जो फार्मर होते हैं, फार्मर अपने मिट्टी को वहाँ पे एक सैंपल के रूप में ले जाके आप उसे देते हो, और फार्मर उसे अपना मिट्टी का टेस्ट करवाता है, और वो मिट्टी का टेस्ट करके वहाँ लेबोरेटरी में आपको बता सकता है कि वो सॉइल जो है वो उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। कभी कभी मिट्टी की जो सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू बदल जाती है, और अलग अलग प्लांट्स का जो रिक्वायरमेंट्स है पीएच का वो अलग अलग होता है ना। कुछ प्लांट्स एक खास पीएच वाली मिट्टी में ज़्यादा अच्छा हेल्दी ग्रोथ होगा, और कुछ प्लांट्स का डिफरेंट पीएच वैल्यू पे ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगा। तो जैसा हम प्लांट्स ग्रो करते हैं उसी के अनुसार पीएच हमें मेंटेन करना पड़ता है मिट्टी का। तो सोयल हैज़ ऑल्सो पीएच वैल्यू, है ना। द pH of soil can be tested in laboratory। हम लेबोरेटरी में pH वैल्यू सोइल का चेक करवा सकते हैं, है ना। some plants require particular pH value for healthy growth। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको एक खास पीएच चाहिए हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो हमें मिट्टी की जो है वो पीएच मेंटेन करनी पड़ती है। तो पीएच मिट्टी का कैसे मेंटेन किया जाए, तो कभी कभी एक बहुत ही कॉमन तरीका है, अगर आपका मिट्टी जो है वो ज़्यादा बेसिक हो गया, है ना, बेसिक ज़्यादा है, तो उसकी एसिडिटी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें मैन्योर डालते हैं। मैन्योर
है ना। मैन्योर आपने देखा है ना, जो लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो हम लोग कंपोस्ट जो फर्टिलाइजर खाद बनाते हैं जिसको कहते हैं मैन्योर। तो मैन्योर चूँकि ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट से आता है, तो वो अगर हम मैन्योर डालेंगे मिट्टी में तो एसिडिटी बढ़ेगी और बेसिक प्रॉपर्टी घटेगी। तो अगर मिट्टी बेसिक हो गया है, सॉइल मिट्टी ज़्यादा बेसिक हो गया है, उसको एसिडिटी बढ़ाना है उसकी, तो हम उसमें मैन्योर डालते हैं। और अगर उल्टा हो गया है, अगर आपका मिट्टी एसिडिक हो गया है, तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे, चूना डालेंगे, लाइम मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई क्या लाइम होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो लाइम चूना डालने से क्या होगा, मिट्टी में थोड़ा सा चूना मिला देने से क्या होता है, उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम सॉइल के पीएच वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। उसके बाद हमारा जो पीएच है वो हमारे स्टमक में भी एक खास रोल अपना अदा करता है। ऑल ऑफ अस नो कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्चार्ज होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में मदद करता है और एक तरीके से ये हम कुछ बैक्टीरियाज को भी किल करता है। अगर हमारे पेट में, स्टमक में कुछ बैक्टीरियाज है, तो चूँकि एसिडिक हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बैक्टीरिया को भी हार्म पहुंचाता है। तो अनवांटेड बैक्टीरिया अगर पेट में जाते हैं तो बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है और साथ साथ हमें डाइजेशन में भी मदद करता है। तो जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट रोल है पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में, वो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड that is HCl is discharged in our stomach. This helps in digestion. ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये डाइजेशन में मदद करती है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप खाना टाइमली नहीं ले रहे हो, सही टाइम पर खाने नहीं खा रहे हो, जब आपको भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में HCl डिस्चार्ज होने लगता है जब भी भूख लगता है, और उस टाइम पर आपने खाना नहीं खाया या आपकी टाइमिंग जो है आगे पीछे है खाने की, तो इट मे हैपन कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में, वो तो खाना पचाने के लिए ऑटोमेटिकली निकलता है क्योंकि भूख लगा है तो HCl डिस्चार्ज हो गया और आपने खाना नहीं खाया, तो वो HCl एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा आपके स्टमक में हो गया तो एसिडिटी हो जाती है, हमें यहाँ पे हार्टबर्न होता है, बहुत सारा सिम्टम होती है। तो वो एसिडिटी, हार्टबर्न, इंडाइजेशन जिसे कहते हैं, ये सिम्टम डेवलप हो जाती है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम कुछ मेडिसिन लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटासिड, टू solve the problem of acidity and indigestion. We use एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या हुआ, एसिड का एंटी, एंटासिड शॉर्ट में कहते हैं एंटासिड, एसिड का एंटी। एंटासिड जनरली फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एंटासिड, ये बेसिक नेचर का है, एज यू नो OH हाइड्रोक्साइड है तो ये बेसिक नेचर का ही होगा। तो ये हम मेडिसिन के रूप में, एंटासिड के रूप में हम इसे लेते हैं। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नेशिया के नाम से भी कॉमन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नेशिया।
आप जनरली मेडिसिन के रूप में आप बहुत सारे दवा लेते हो, टॉनिक या एंटासिड लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इनो वगैरह लेते हो, है ना, या डाइजीन वगैरह व्हाटएवर। तो उसमें आप देखोगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा इस तरह का बेसिक सब्सटेंस होता है, इडेबल होता है, जो हमारे शरीर को हार्म भी नहीं पहुंचाए, माइल्ड बेस होता है, और हमारे शरीर में जो एसिड ज़्यादा हो गया है उसे कम करता है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि जो ज़्यादा एसिड है हमारे स्टमक में, तो ये बेस जा करके उसे नलीफाई कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो एसिड का असर को ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग एंटा एसिड लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डेट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। उसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट रोल है पीएच का। वी ऑल एक्सपीरियंस दैट, है ना, हमारे दांत में जो कैविटी हो जाती है, वो कैविटी कैसे होती है, उसमें भी एसिड का ही रोल है। वी ऑल नो कि हमें कहा जाता है कि आप ब्रश करो, बढ़िया से ब्रश करो, रात में ब्रश करके सो जाओ, हाँ 2 टाइम ब्रश करो, प्रॉपरली ब्रश करो, ताकि जो फूड पार्टिकल्स है हमारे दांत के बीच में फंसा ना हो जाए। एक्चुअली हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हमारे फूड्स, बेसिकली ग्लूकोज, चाहे आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो या चॉकलेट खाते हो, वो उसमें ग्लूकोज है, रोटी में भी ग्लूकोज है, और चावल में भी ग्लूकोज है, और ये चॉकलेट, मीठा, जो भी व्हाटएवर, शुगर है, स्वीट्स है, व्हाटएवर। तो वो शुगर, अगर ग्लूकोज आपके दांत में, रोटी का टुकड़ा ही रह गया, चावल का दाना ही रह गया, या चॉकलेट का टुकड़ा रह गया आपके दांत में, तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि वो उसे डिकम्पोज करता है, उसे, है ना, उसे ब्रेक डाउन करता है। रात भर अगर आपके बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सभी के माउथ में होता है, लेकिन वो बैक्टीरिया क्या करता है, अगर ग्लूकोज मिल गया, शुगर मिल गया, तो उसको वो डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज जब करता है तो वो बैक्टीरिया एसिड डिस्चार्ज करता है। बैक्टीरिया जब भी ग्लूकोज को डिकम्पोज करेगा, तो डिकम्पोज करके ग्लूकोज क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो वो एसिड जब निकलेगा, तो वो एसिड हमारे दांत का जो टॉप लेयर है, फर्स्ट लेयर है, जिसको कहते हैं टूथ इनामेल, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे शरीर में टूथ इनामेल जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो लेकिन वो भी हार्डेस्ट सब्सटेंस एसिड के सामने वो फेल कर जाता है, और वो क्या होता है कि वो जो एसिड डिस्चार्ज हुआ, उसके कारण वो जो टूथ इनामेल है वो करोड़ हो जाता है। करोड़ मतलब उसका लॉस, क्षय होने लगता है, लॉस होने लगता है, धीरे धीरे उसमें होल, छेद बन जाती है, जिसको कहते हैं कैविटी बन गया। तो हमारा जो टूथ जो है, जिसको कहते हैं टूथ डिके, टूथ डिकेज, when bacteria discharge acid by decomposition of sugar in our mouth. This acid corrodes tooth enamel, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ये टूथ इनामेल क्या चीज़ का बना होता है? ये टूथ इनामेल जो है ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। टूथ इनामेल is made up of calcium hydroxy apatite, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसे हम लोग
एक क्रिस्टलीन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी फॉस्फाइड हाइड्रोक्सी एपेटाइट is a crystalline form of calcium phosphate, calcium phosphate, कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलिन फॉर्म है जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये बहुत ही हार्ड होता है, हमारे माउथ में, हमारे में टूथ इनामेल इसी से बना है। लेकिन बैक्टीरिया जो एसिड डिस्चार्ज करता है वो उससे भी करोड हो जाता है, वो उसमें कैविटी बन जाती है, उसमें होल बन जाती है। ये हमारे टूथ के डिके को का कारण बन जाता है। और पीएच की जो वैल्यू है, टूथ डिकेज, जो टूथ डिके है, when pH is less than 5.5, हमारा जो दांत जो सड़ता है वो उस समय पीएच की वैल्यू कितनी हो जाती है, 5.5 से भी कम पड़ जाती है। तो इस प्रकार हमारा जो टूथ डिके भी एक एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से ही जुड़ा हुआ एक टर्म है, क्योंकि ये एसिड से ही ये टूथ डिके होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीएच की जो रोल है वो ये है कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एसिड डिस्चार्ज करते हैं अपने बचाव के लिए, अपने सेफ्टी के लिए। आपने हनी भी देखा होगा, है ना, मधुमक्खी या नेटल, बहुत सारे ऐसे कीड़ा होते हैं जो कहते हैं काट लिया, है ना, डंक मार दिया। तो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जैसे हनी बी, है ना, नेटल एटसेट्रा, ये सारे जो है डिस्चार्ज, चीटी भी है, अंट, है ना, डिस्चार्ज एसिड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। दिस एसिड, ये जो एसिड हमारे शरीर पे जब आता है, कॉजेज इरिटेशन, हमारे शरीर पे जब आता है तो हमें लहर पैदा होती है, कॉजेज इरिटेशन ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर स्किन, हमारे स्किन पे इरिटेशन होने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि एसिड है ना, जनरली मिथानोइक एसिड है, जैसे चीटी जो है वो मिथानोइक एसिड, चीटी काटेगा तो आपको उस पर जो एसिड वो गिराएगा वो क्या है, मिथानोइक एसिड। तो जो भी एसिड है उससे आपकी स्किन में लहर हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेचुरली एसिड को कम करने के उपाय क्या है, हम लोग उस पर बेस डालेंगे। तो बेकिंग सोडा, है ना, वी यूज बेकिंग सोडा to reduce the irritation because बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक नेचर का है, बेकिंग सोडा, बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर, और बेसिक नेचर होने के कारण क्या होता है कि जो एसिड है
उस पे क्या होता है, उस पे जब बेस हम डालेंगे तो नेचुरली वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ में इवेंट्स होते हैं जो इस पीएच के अंडर में पीएच उसे कंट्रोल करता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करनी है, वो ये है कि जो सॉल्ट है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा कि सॉल्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट। तो हम कहेंगे वेरी सिंपल, इसका आंसर है कि सॉल्ट इज द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, है ना। सॉल्ट वो सब्सटेंस है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। तो ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक भी हो सकता है सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट हो सकता है या न्यूट्रल सॉल्ट हो सकते हैं। अगर ये तो पता ही है हमें कि एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि सॉल्ट कैसा बनेगा। याद रखना है, एसिड अगर स्ट्रांग होगा और बेस वीक होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रांग हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर दोनों स्ट्रांग हो, एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये डिसाइड कर सकते हो कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल। इट ऑल डिपेंड्स कि एसिड जो बेस रिएक्ट किया है उसमें एसिड स्ट्रांग था या बेस या वीक था, या बेस स्ट्रांग था या वीक था, उसके अनुसार आप एनालाइज कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि जो सॉल्ट बना वो एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। ओके, थैंक यू।